हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग आधुनिक न्याय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने यूनानी काल में न्याय पर विचार पर चर्चा की थी, मध्य युग में न्याय पर क्या विचार रहे इस पर चर्चा की थी, और आज हम आधुनिक काल में न्याय पर क्या विचार है इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग वीडियोस को देख सके। तो आधुनिक न्याय पर चर्चा करने से पहले आप लोगों को एक बात और बताना चाहेंगे कि घटना चक्र की प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। यूजीसी नेट एग्ज़ाम में ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हैं उसका कलेक्शन है ये बुक, और इस बुक को हम आधे से ज़्यादा कवर कर चुके हैं और जल्द ही पूरा कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जरूर जाकर सभी वीडियोस को देखिए। तो चर्चा करते हैं आधुनिक न्याय पर। तो जो आधुनिक न्याय है इसका मुख्य विषय क्या है? संसाधनों का वितरण। संसाधनों का वितरण किस प्रकार से किया जाए, किसको कितना दिया जाए और क्यों दिया जाए। तो इसका मुख्य विषय क्या है? संसाधनों का वितरण। और इस पर दो मत प्रचलित हैं कि संसाधनों का वितरण कैसे होना चाहिए। इस पर कितने मत प्रचलित है? दो। और ये दो मत कौन से हैं? औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक न्याय को ही प्रक्रियात्मक न्याय और नकारात्मक न्याय भी कहा जाता है। और दूसरा विचार है आपका अनौपचारिक, और अनौपचारिक न्याय को ही क्या कहा जाता है? तात्विक न्याय और सकारात्मक न्याय। तो ये सेम ही है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अनौपचारिक न्याय को ही तात्विक न्याय और सकारात्मक न्याय कहा जाता है, और औपचारिक न्याय को प्रक्रियात्मक न्याय और नकारात्मक न्याय कहा जाता है। तो इनका मुख्य कथन क्या है, इनका मुख्य आइडिया क्या है औपचारिक न्याय का? तो जो औपचारिक न्याय है यह योग्यता पर अधिक बल देता है। योग्यता के आधार पर संसाधनों के वितरण का समर्थन करता है और आरक्षण का विरोध करता है। योग्यता के आधार पर संसाधनों के वितरण का समर्थन करता है और आरक्षण का विरोध करता है, जबकि अनौपचारिक न्याय जो है वो क्या करेगा? योग्यता प्लस आरक्षण, यानी दोनों ही चीजों को लेकर चलेगा। जो अनौपचारिक न्याय है या तात्विक न्याय है या सकारात्मक न्याय है वो योग्यता प्लस आरक्षण दोनों को लेकर साथ चलेगा, और उसमें भी किसको ज्यादा महत्व देगा? आरक्षण को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो औपचारिक न्याय है वो किन देशों में है? अमेरिका जैसे विकसित देशों में है, जबकि जो अनौपचारिक न्याय है वो विकासशील देशों में प्रचलित है, कल्याणकारी देशों में प्रचलित है। विकासशील देश किस पर बल देते हैं? कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। जो औपचारिक न्याय है वो राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र का समर्थक है, जिसे प्रहरी राज्य भी कहा जाता है। यानी राज्य का कार्य केवल एक प्रहरी की भांति है, नाइट वॉचमैन की भांति है। उसे व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह राजनीतिक न्याय और कानूनी न्याय को ही महत्वपूर्ण मानता है। जो औपचारिक न्याय है वो किसको महत्वपूर्ण मानता है? राजनीतिक न्याय को, यानी कि बस सभी को मतदान देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, और कानूनी न्याय को, यानी सबको कानून के समक्ष समानता प्राप्त होनी चाहिए। तो औपचारिक न्याय के अनुसार ये न्याय है। अगर ये मिल गया तो एक व्यक्ति को न्याय मिल गया। जबकि जो अनौपचारिक न्याय है वो किस पर बल देता है? वो बल देता है सामाजिक और आर्थिक न्याय पर। प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं समझा जाना चाहिए, छुआछूत उसके साथ नहीं किया जाना चाहिए, उसके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, यानी कि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए, अनौपचारिक, तात्विक या सकारात्मक न्याय सामाजिक और आर्थिक न्याय का समर्थक है, जबकि जो औपचारिक, प्रक्रियात्मक या नकारात्मक न्याय है वह राजनीतिक और कानूनी न्याय का समर्थक है। अब इसके समर्थक कौन कौन है? तो औपचारिक न्याय के समर्थक कौन होंगे? परंपरागत उदारवादी। क्यों? क्योंकि ये राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र पर बल देते हैं। और इसमें कौन शामिल है? एडम स्मिथ, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर,
डी टॉकविले, लॉर्ड एक्टन और जेम्स ब्राइस। तो इसको याद रखिए कि कौन औपचारिक न्याय के समर्थक है। और दूसरे कौन हो सकते हैं? स्वेच्छातंत्रवादी, जिसमें शामिल है हायक, इजाया बर्लिन, रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्राइडमैन। अनौपचारिक न्याय के समर्थक कौन हैं? तो अनौपचारिक न्याय के समर्थक हैं सकारात्मक उदारवादी, जिसमें शामिल है मिल, लास्की, ग्रीन, हॉबहाउस, पोलार्ड और बार्कर। और समतावादी जॉन रॉस, अमर्त्य सेन, अरविंद पनगड़िया, सीबी मैकफर्सन। समुदायवादी विचारक माइकल वॉल्जर, हन्ना आरेंट। और समाजवादी विचारक मार्क्स तथा लेनिन। तो ये याद रखिए। आई होप आपको औपचारिक न्याय, अनौपचारिक न्याय में अंतर समझ आया होगा। इसी को प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय में अंतर भी इसी से आप समझ चुके हैं, क्योंकि ये सेम ही है। औपचारिक न्याय को ही प्रक्रियात्मक न्याय, नकारात्मक न्याय कहा जाता है और अनौपचारिक न्याय को तात्विक न्याय और सकारात्मक न्याय कहा जाता है। तो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ आया होगा। हेयक की एक पुस्तक है लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। ये बुक पूछी जाती है कई बार एग्जाम में, तो उसका आपको पब्लिशिंग ईयर भी याद रखना है। 1976 में ये पब्लिश होती है। इनके अनुसार सामाजिक न्याय जो है यानी आरक्षण किसके समान है? मृग मरीचिका के समान है और इससे वास्तविक विकास नहीं हो सकता है। ये क्या कहते हैं कि आरक्षण से वास्तविक विकास नहीं हो सकता, यह केवल एक मृग मरीचिका के समान है। बात करें रॉबर्ट नॉजिक न्याय पर क्या विचार देते हैं, उनके क्या विचार है, किस पुस्तक में देते हैं, क्या सिद्धांत वो दिए हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो रॉबर्ट नॉजिक की फेमस बुक है अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया और इसका पब्लिशिंग ईयर है 1974। इसमें उन्होंने दो सिद्धांत दिए, साध्यमूलक सिद्धांत और ऐतिहासिक हकदारी या अधिकारिता का सिद्धांत। इसी को ये तीनों नाम है, ऐतिहासिक, हकदारी या अधिकारिता सिद्धांत। तो साध्यमूलक सिद्धांत क्या है, इसकी ये आलोचना करते हैं। रॉबर्ट नॉजिक साध्यमूलक सिद्धांत की आलोचना करते हैं और इसमें आरक्षण जैसे मूल्य को लेकर चला जाता है और रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार इससे विकास नहीं होता है। रॉबर्ट नॉजिक बेंथम को उपयोगितावादी राक्षस कहता है। तो ये याद रखिए कि उपयोगितावादी राक्षस बेंथम को कौन कहता है? तो रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है कि बेंथम को उपयोगितावादी राक्षस किसने कहा? तो रॉबर्ट नॉजिक ने कहा है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक या हकदारी या अधिकारिता सिद्धांत क्या है। थियोरी ऑफ एंटाइटलमेंट क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है हकदारी सिद्धांत के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। तो रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार हकदारी या अधिकारिता सिद्धांत वास्तविक न्याय है और यह किस पर आधारित है? योग्यता पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति अपनी योग्यता के आधार पर अर्जित की है तो वह उसका पूर्ण रूप से स्वामी होगा और राज्य को उस पर कर नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी योग्यता से, अपनी मेहनत से किसी संपत्ति को इकट्ठा करता है तो वह उसका पूर्ण स्वामी है और राज्य उस पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाना चाहिए। नॉजिक अपने ऐतिहासिक या हकदारी सिद्धांत के 3 नियम बताते हैं और ये 3 नियम भी पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से 3 नियम हैं? न्यायपूर्ण अधिग्रहण का नियम, न्यायपूर्ण हस्तांतरण का नियम, न्यायपूर्ण परिष्करण का नियम। ये प्रश्न कैसे आएगा कि इनमें से कौन सा रॉबर्ट नॉजिक के हकदारी सिद्धांत के 3 नियमों में शामिल नहीं है? तो आपको ये 3 नियम पता होने चाहिए। न्यायपूर्ण अधिग्रहण का नियम, न्यायपूर्ण हस्तांतरण का नियम और परिष्करण का नियम। न्यायपूर्ण अधिग्रहण का नियम क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर संपत्ति अर्जित करता है तो वह उसका पूर्ण स्वामी होगा। उसने न्यायपूर्ण रूप से संपत्ति अधिग्रहित की है, इसलिए वह उसका पूर्ण स्वामी है। न्यायपूर्ण हस्तांतरण का नियम क्या है कि यानी कि कोई व्यक्ति जब योग्यता के आधार पर कोई संपत्ति इकट्ठा करता है तो वह उसको कितने भी रुपए में बेच सकता है, हस्तांतरित कर सकता है। उस पर किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी कि उसे इतने में ही उसे बेचना है, क्योंकि वह उसका पूर्ण स्वामी है, इसलिए वह अपनी इच्छा अनुसार उसे बेच सकता है। तीसरा आता है परिष्करण का नियम। परिष्करण का नियम क्या कहता है कि अगर इतिहास में कहीं भी अन्याय हुआ है
तो उसे पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता है, उसमें अंशतः सुधार ही किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी पिछड़े वर्ग के साथ कोई इतिहास में शोषण उसका किया गया है तो उसको पूरी तरह से नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन उसको अंशतः उसमें सुधार किया जा सकता है। इसीलिए ये आरक्षण का विरोध करते हैं और छात्रवृत्ति का समर्थन करते हैं। नॉजिक आरक्षण का विरोध करते हैं और छात्रवृत्ति का समर्थन करते हैं। नॉजिक के अनुसार ऐतिहासिक या हकदारी का सिद्धांत पूंजीवादी समाज में ही लागू हो सकता है। कहाँ लागू हो सकता है? पूंजीवादी समाज में, जिसमें राज्य का अंत हो जाएगा। और इसलिए नॉजिक को क्या कहा जाता है? अर्ध अराजकतावादी। रॉबर्ट नॉजिक पेटेंट व्यवस्था का भी समर्थन करते हैं। पेटेंट व्यवस्था क्या होती है कि अगर कोई व्यक्ति कोई उत्पाद बनाता है तो वो उस पर उसका अधिकार होगा, स्वामित्व होगा, कोई और व्यक्ति उसका डुप्लीकेट नहीं बना सकता। पेटेंट व्यवस्था, तो पेटेंट व्यवस्था का रॉबर्ट नॉजिक समर्थन करते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो यह भी कहते हैं कि अगर मरुस्थल में पानी का एक ही स्रोत है और उसकी खोज कोई व्यक्ति कर लेता है तो वो उस पर पेटेंट नहीं प्राप्त कर सकता है। अगर एक ही स्रोत है किसी चीज़ का और वो मूलभूत आवश्यकता है और कोई व्यक्ति उसकी खोज कर लेता है तो वो उस पर पेटेंट नहीं ले सकता है। रॉबर्ट नॉजिक की आलोचना कौन करते हैं? तो शेल्डन करते हैं। और इन्होंने कहा कि रॉबर्ट नॉजिक ने आरक्षण की व्यवस्था की आलोचना करके समाज के विकास को रोक दिया है। तो किसने रॉबर्ट नॉजिक की आलोचना की है? शेल्डन ने। तो आज हमने आधुनिक काल में न्याय पर चर्चा की, जिसमें हमने औपचारिक, प्रक्रियात्मक या नकारात्मक न्याय और अनौपचारिक, तात्विक और सकारात्मक न्याय पर चर्चा की। इन दोनों के बीच के अंतर को समझा और आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। और इसके साथ ही हमने रॉबर्ट नॉजिक के विचारों को जाना, उनके हकदारी सिद्धांत के 3 नियमों को जाना, जिसमें शामिल क्या थे? न्यायपूर्ण अधिग्रहण का नियम, हस्तांतरण का नियम और परिष्करण का नियम। इससे अगली वीडियो में हम जॉन रॉल्स के विचारों को जानेंगे, जो कि बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जरूर उस सेशन में जुड़िएगा और जरूर देखिएगा। और इसके साथ ही हम लोग माइकल वॉल्जर पर भी चर्चा करेंगे। उनके क्या विचार हैं, वो एक समुदायवादी हैं और वो क्या विचार रखते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।